सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, ये ध्यान से सुनिएगा। क्या है प्रश्न कि अभी आरबीआई के नए गवर्नर कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर होगा संजय मल्होत्रा। एक्चुअली में आप जानते हो हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, ये आप जानते हो, लेकिन वो आज यानी कि 10 दिसंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं, मतलब उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो अब उनके बाद आरबीआई के जो नए गवर्नर बनेंगे वो हैं संजय मल्होत्रा, जो कल यानी कि 11 दिसंबर से अपना पदभार संभालेंगे। संजय मल्होत्रा ये 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और इनका कार्यकाल 3 साल का रहेगा और इस तरह से वे आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर होंगे, क्योंकि शक्तिकांत दास 25वें नंबर के थे। तो संजय मल्होत्रा का नाम आपको याद रखना होगा। अच्छा, संजय नाम से ही मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऑप्शन यहाँ पे रखे हैं, वो देखिए जरा के संजय मूर्ति अभी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने थे। संजीव खन्ना 51वें नंबर के 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। और संजय नायर अभी इसी साल एसोचैम के नए प्रेसिडेंट बने थे। एसोचैम मतलब होता है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो देखो, कंफ्यूज करने के लिए सारे संजय से संबंधित नाम मैंने आपको लिखे और ये जानबूझ के रखे हैं, क्योंकि इसी तरह से आप कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में, जब एग्जामिनर इस तरह से ट्रिकी ऑप्शन आपको देता है। तो अब मेरे ख्याल से आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा अगर आप डेली क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ते हो। तो संजय मल्होत्रा का नाम यहाँ से याद रखेंगे। बाकी आरबीआई के बारे में कुछ जानते हैं, जैसे कि आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और किस आयोग की सिफारिश पे इसकी स्थापना होती है? यंग हिल्टन आयोग। नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। और गवर्नर हमने पढ़ लिया है, पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख थे। बाकी आपको याद होगा अभी आरबीआई ने यूएलआई यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस लॉन्च करने की घोषणा की थी। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने शक्तिकांत दास को टॉप सेंट्रल बैंकर का दर्जा दिया था A+ रेटिंग के साथ। सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर सेंट्रल बैंकों की सूची में आरबीआई 12वें स्थान पर रहा। टॉप पे अमेरिका का फेडरल रिजर्व है। उसके अलावा आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अभी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया था? डॉक्टर नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य और प्रोफेसर राम सिंह को। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अभी दिसंबर 2024 में 10वां जूनियर महिला हॉकी एशिया कप ये कहां पर शुरू हो गया है? तो आंसर होगा ओमान में, ओमान की कैपिटल मस्कट में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जूनियर वुमेन्स एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट की। अभी 2024 में ये इसका 10वां एडिशन है, जो अभी 7 दिसंबर को शुरू हुआ, 15 दिसंबर तक ये चलेगा। कहां पर? ओमान की कैपिटल मस्कट में। अब देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। बाकी आपको याद होगा इसी तरह से अभी 2-4 दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी 10वां जूनियर मेंस एशिया हॉकी कप 2024, भाई जो आज हम पढ़ रहे हैं ये महिलाओं वाला पढ़ रहे हैं। अभी जो 2-4 दिन पहले हुआ है वो पुरुषों वाला हुआ है। पुरुषों का जूनियर एशिया हॉकी कप वो भी मस्कट में ही हुआ है। उसको किसने जीता? भारत ने जीता है। किसे हरा करके? पाकिस्तान को हरा करके। तो वो भी ध्यान रखना। चलो एक काम फिर से करते हैं। हॉकी से संबंधित पूरे साल भर में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने पढ़े हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूं। हॉकी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी स्टैटिक बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखो, अगर बात करते हैं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी की, जिसका आयोजन हुआ मलेशिया में, इसको जापान ने जीता, पाकिस्तान को हराया था। FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप पहला संस्करण हुआ था इसी साल, इसका मस्कट में ही, नीदरलैंड ने जीता था, भारत को हराया था। उसके अलावा ये महिलाओं का हो गया। पुरुषों का भी जो वर्ल्ड कप हुआ था वो भी पहला एडिशन था, मस्कट में हुआ था, उसको भी नीदरलैंड ने जीता था, मलेशिया को हराया था वहां पे। और एशियन गेम्स जो 19वां संस्करण हुआ था चाइना के हांगजाओ में, उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था। अभी पेरिस ओलंपिक में भी हमारी जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है वो ब्रोंज लेकर के आई थी स्पेन को हरा करके, वो भी याद रखना। बाकी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच का नाम है क्रेग फुलटन, साउथ अफ्रीका से हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आया था। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? हरिंदर सिंह है। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पर रख दिया गया। रानी रामपाल अभी इन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया, ये भी याद रखना। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये आपको उड़ीसा में मिलेगा, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा है। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे हो गया।
वुमेन्स हॉकी लीग 2024 का आयोजन रांची झारखंड में हुआ। 2025 में जो है हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप है वो भारत होस्ट करेगा। अभी 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हुई थी। चाइना के हुलुन बुइर में इसको भारत ने जीता था, चाइना को हराया था। इसी तरह से महिलाओं का हुआ था, ऊपर वाला पुरुषों का है, उसके 1 महीने बाद ये महिलाओं का हुआ था अभी नवंबर में। ये भारत में हुआ था बिहार के राजगीर में, इसको भी भारत ने जीता था, चाइना को हराया था। इसमें मैस्कॉट था गुड़िया। बाकी हॉकी इंडिया ने पीआर श्रीजेश की जर्सी नंबर 16 को रिटायर्ड कर दिया क्योंकि पेरिस ओलंपिक के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और रिटायरमेंट के बाद भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का इनको हेड कोच बना दिया था। उसके अलावा अभी 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप ये पंजाब में हुई थी, इसको पंजाब ने जीता, उत्तर प्रदेश को हराया। और 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये झारखंड में हुई थी। उसके अलावा सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत ने ब्रोंज जीता, इसमें गोल्ड ग्रेट ब्रिटेन ने जीता, मतलब पहले स्थान पे ग्रेट ब्रिटेन था और भारत तीसरे स्थान पे रहा। इसके अलावा याद रखना भी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना था हरमनप्रीत सिंह को और मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना था पीआर श्रीजेश को। तो ये इस साल के हॉकी से संबंधित सारे प्रश्न मैंने आपको एक ही साथ यहाँ पे रिवाइज करवा दिए। अब देखो यहाँ पे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। हेड है मोहम्मद तैयब इकराम और 1928 में भारत इसका सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की है। और एशियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय आपको कुआलालंपुर मलेशिया में मिल जाएगा। कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया, रणजीत सिंह कप हो गया, बेटन कप हो गया, इंदिरा कप हो गया। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख पर अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से बीमा सखी योजना लॉन्च की है? तो आंसर होगा पानीपत। तो वैसे तो देखो ये प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, पर अभी 9 दिसंबर 2024 को फाइनली प्रधानमंत्री जी ने इसे लॉन्च कर दिया है। तो हमारे पास और भी कुछ जानकारियां आ गई है यहाँ से, तो डिटेल में मैं आपको बताता हूँ, सारी जानकारियां देता हूँ, सारे पॉइंट्स आपको बताता हूँ। देखो योजना का नाम है बीमा सखी योजना। इसको लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ से? पानीपत हरियाणा से। और इसे खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि उन्हें आर्थिक सशक्त बनाया जा सके। तो इस योजना के तहत महिलाओं को एलआईसी के साथ बीमा एजेंट के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। साथ में जो भी महिलाएं इसमें जुड़ेंगी, जो भी ग्रामीण महिलाएं इसमें जुड़ेंगी, उनकी उम्र बताई जा रही है 18 से ज्यादा और 70 तक होनी चाहिए। 18 और 70 साल तक की महिलाओं को ही इसमें शामिल किया जाएगा और वो महिलाएं कम से कम 10वीं पास तो होनी ही चाहिए। और इसमें महिलाओं को 3 साल तक हर महीने स्टाइपेंड भी मिलेगा, यानी कि हर महीने पैसा दिया जाएगा खर्चा। पहले साल 7,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा, दूसरे साल 6,000 रुपये पर मंथ, तीसरे साल 5,000 रुपये पर मंथ। लेकिन इसमें भी एक शर्त, एक कंडीशन इन्होंने डाल दी कि अगर हर साल का स्टाइपेंड अगर आपको चाहिए तो जो भी पॉलिसीज आप कर रहे हो उनको आपको एक्टिव बनाए रखना होगा। कम से कम 65% पॉलिसीज आपकी एक्टिव रहनी चाहिए। मतलब जैसे पहले साल आपने जितनी भी, मान लो 100 पॉलिसीज आपने करी है, अब दूसरे साल आप चाहते हो कि हर महीने जो 6,000 रुपये स्टाइपेंड है आपको मिले, तो उसके लिए शर्त क्या है? जो जितनी भी आपने पहले साल में पॉलिसीज किए उसमें से 65% पॉलिसीज कंटिन्यू रहनी चाहिए, एक्टिव रहनी चाहिए। उसी तरह से तीसरे साल भी कंडीशन रख दी, 5,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड चाहिए, तो दूसरे साल जितनी भी पॉलिसीज करी हैं उसका 65% एक्टिव रहनी चाहिए। तो ये है बीमा सखी योजना। अच्छा, पानीपत से एक और योजना मैंने आपको रिवाइज कराई थी और बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। उसको मोदी जी ने यहीं से शुरू किया था। अब वैसे तो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी इसके बारे में, लेकिन अभी मैं आपसे होमवर्क के रूप में पूछ लेता हूं। आपको बताना है कौन सी तारीख, कौन सा साल था जब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को यहां से शुरू किया गया था। आप लोग इसका उत्तर दीजिए। इसके अलावा कुछ और योजनाएं मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। जैसे कि देखो, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया, हर घर हर गृहिणी योजना हरियाणा ने, दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग ने, सुभद्रा योजना उड़ीसा ने, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश ने, मुख्यमंत्री निजित मोइना असोनी योजना असम ने, उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना उत्तर प्रदेश ने, श्रमिक बसेरा योजना गुजरात ने और राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना
तेलंगाना ने शुरू किया। तो 11 और योजनाएं मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज कराई, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में बेस्ट डायरेक्टर के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो आंसर होगा पायल कपाड़िया। तो फिल्म मेकर है पायल कपाड़िया। और अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में ऑल वी इमेजिन एज लाइट जो कि इनकी मूवी है, उसके लिए बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में इनको नॉमिनेट किया गया है। और ये पहली बार है जब किसी भारतीय निर्देशक, भारतीय डायरेक्टर को इस अवार्ड शो में नॉमिनेट किया गया हो। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस फिल्म को, इनकी जो ये फिल्म है, इसे गैर अंग्रेजी भाषा में बेस्ट मोशन पिक्चर के लिए भी अभी नॉमिनेट किया गया है। अच्छा, पायल कपाड़िया के नाम से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? याद आना चाहिए। अभी इसी साल जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था, 77 नंबर का एडिशन आपको याद होगा, उसमें पायल कपाड़िया की इसी फिल्म ने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता था। याद आया? उसी में मैं आपको याद दिलाऊं, संतोष सिवान के बारे में भी हमने पढ़ा था। इन्होंने पियरे एंजेनिक्स ट्रिब्यूट अवार्ड जीता था। चिदानंद नायक की शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने ला सिनेफ का पहला पुरस्कार जीता। अनसुया सेन गुप्ता, इनकी फिल्म है शेमलेस, उसके लिए अनसर्टन रिगार्ड सेगमेंट में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन्होंने जीता था। तो ध्यान रखना, ये सभी पॉइंट्स मैंने आपको फिर से रिवाइज करवा दिए, न्यूज में थे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में घाना देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा जॉन महामा। तो घाना के पूर्व राष्ट्रपति हैं जॉन महामा, जिन्होंने अभी घाना देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने सत्तारूढ़ न्यू पैट्रियटिक पार्टी को हरा करके जीत हासिल की है। इससे पहले भी वो 2016 और 2020 में चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे, पर अभी तीसरे प्रयास में उनको जीत मिली है। इसीलिए कहते हैं निरंतर अपने प्रयास जारी रखो, इस बार नहीं, अगले बार नहीं, एक न एक समय तो आपका जरूर आएगा। क्या पता पहले प्रयास में ही आप निकल जाओ, तो कोशिश करते रहो। अच्छा, घाना के बारे में मैं आपको बताऊं, पहले ये ऑप्शन देखो, नेटुम्बो नंदी नदेतवा। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, नामीबिया देश की पहली महिला प्रेसिडेंट ये बनी थी। बाकी घाना ले चलता हूं मैं आपको, ये रहा मैप में घाना। कैपिटल अक्रा होती है, करेंसी है घानियन केडी, और राष्ट्रपति अब बन गए जॉन महामा। अच्छा, चलो इसी तरह से कुछ और देशों में अभी नए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने थे, वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे वियतनाम में अभी राष्ट्रपति बने, उनका नाम है लुआंग कुआंग। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति बने प्रबोवो सुबियांतो, और इनका नाम स्पेशली याद रखना पड़ेगा क्योंकि अगले साल के रिपब्लिक डे पे ये हमारे चीफ गेस्ट है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या बने। श्रीलंका की प्रेसिडेंट अनुराग कुमारा दिसानायके बने। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मदजीद तेब्बोने बने। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोक्टार्न शिनावात्रा बने। तुनिशिया के प्रधानमंत्री कामिल मद्दोरी। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल बने। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान बने। यूके के प्रधानमंत्री किर स्टारमर। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला टॉमस डॉटर। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शियनबाम। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गिस्तानास नौसैद। चाड के प्रधानमंत्री अल्लामाय हलीना, और चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इद्रिस डेबी बने। तो यहाँ पे 17 देशों में अभी नए अपॉइंटमेंट हुए, वो मैंने आपको रिवाइज करा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी लोगों के लिए। देखो, हर महीने की लास्ट में जो एक सुपर फास्ट रिवीजन उस महीने का मैं लेकर के आता हूँ, जैसे आप वन लाइनर रिवीजन भी कहते हो। जैसे अभी आपने देखा होगा नवंबर का भी एक आध दिन पहले में लेकर के आया। तो जिन भी स्टूडेंट्स को बिल्कुल लास्ट में क्विक रिवीजन करना है, उनके लिए बेस्ट कंटेंट है वो, जिन्होंने डेली करंट अफेयर्स की क्लास या वीकली मंथली जो डिटेल वाली अगर देखी है, या डेली भी अगर देखते हैं, वीकली वाली भी नहीं देखी मान लो, अगर डेली वाली क्लास भी आप देखते हो, तो वो वन लाइनर वाला जो रिवीजन वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। लेकिन इस तरह की क्लास अभी 2-3 महीने से ही हमने स्टार्ट किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि बाकी और महीने की भी करा दीजिए, उससे आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो यही सोच करके अब मैंने प्लान किया है कि अगर आपको वाकई बेनिफिट हो रहा है उससे, और आपका अच्छा रिवीजन हो जाता है वन लाइनर रिवीजन से, तो बाकी और महीने की भी आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगा दिसंबर ख़त्म होने से पहले 2024 के हर महीने का ये वन लाइनर रिवीजन वीडियो आप तक पहुँच जाए। जैसे आज सितंबर का आपको मिल जाएगा,
आप अपने क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। या अपने टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लीजिए, टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जब भी वीडियो अपलोड होता है हर वीडियो में वहां पे डाल देता हूं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो 2 दिन पहले नवंबर का आ गया था, अक्टूबर का मैं दे चुका हूं, शायद अगस्त का भी आ गया, सितंबर वाला बाकी था, सितंबर का आज आपको मिल जाएगा। तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि ये एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके जो पीछे वाले मंथ के मैं आप लोगों के लिए रेडी कर रहा हूँ, मेरा भी हौसला बना रहे, मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि सारे महीने के इसी महीने के अंदर मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दूँ। तो इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियोस को। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इनकी जो PDF है और जो क्विज है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन वो उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिन्हें वीडियोस पसंद आएंगे, वरना फिर ऑब्वियस सी बात है PDF लेकर आप क्या करोगे। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में मैरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, तो आंसर होगा पोलराइजेशन। तो अमेरिकी डिक्शनरी है मैरियम वेबस्टर, जिसने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण, मतलब लोगों को विरोधी गुटों में विभाजित करना, और इसका परिणाम अक्सर संघर्ष या तनाव होता है। इसी तरह से अभी हमने पढ़ा था ऑक्सफोर्ड ने ब्रेन रोट को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, और उससे पहले कॉलिंस डिक्शनरी ने ब्रैट जो शब्द है ब्रैट बोल दो, इसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 9 दिसंबर को। तो हर साल 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य है भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 2005 से हर साल इसे मनाते आ रहे हैं। थीम भी है भ्रष्टाचार के साथ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की देना। आपको याद आएगा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 जो आया था, उसमें भारत 93 रैंक पे था, टॉप पे डेनमार्क था, और इसको जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। और आपको याद हो तो इसी साल हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हो गया है। और अभी आपको याद होगा पिछले साल की बात है, अमेरिकी सरकार के द्वारा निखिल डे को 2023 का अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बाकी 9 दिसंबर को ही नरसंहार अपराध के पीड़ितों की स्मृति और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी होता है। चलो डे वाला प्रश्न है, तो नवंबर के जो भी अभी तक इंपॉर्टेंट डेज मनाए एक बार मैं आपको सारे रिवाइज करवा देता हूँ, मेरे साथ साथ बोलिएगा ताकि आपको भी याद होते चले। 1 दिसंबर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 60वां स्थापना दिवस मनाया, और 1 दिसंबर को ही वर्ल्ड एड्स डे भी होता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी होता है। देखो मुझे हिंदी आती है तो मैं हिंदी में ही पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, तो आप इंग्लिश को रीड करा करें। उसी तरह से जो भी मैं डिटेलिंग आपको देता हूँ ऊपर हिंदी में लिखा हुआ होता है, जिसे मैं रीड करता हूँ, बाकी आप लोगों के लिए नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, या किसी शीट में अगर पूरे में हिंदी है तो उसकी नेक्स्ट शीट इंग्लिश की होती है, वो आपको PDF में मिलती है। क्योंकि यहाँ तो उससे मैं शो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिसे मैं शो करूंगा उसी को रीड करूंगा, और अगर एक ही पेज पे ऊपर नीचे होता है तो वो आप आराम से मेरे साथ साथ रीड कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगला डे हमारा है 3 दिसंबर का अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर को 4 दिवस हम लोगों ने मनाया अभी। कौन कौन से? एक तो विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। तो दिसंबर के ये सारे डेज इंपॉर्टेंट अभी तक हमने पढ़े, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी दिसंबर में ही कैबिनेट ने नवोदय विद्यालय योजना के तहत कितने नवोदय विद्यालयों को खोलने की मंजूरी दी है, तो आंसर होगा 28। तो अभी दिसंबर 2024 में ही कैबिनेट ने नवोदय विद्यालय स्कीम के तहत 28 नए नवोदय विद्यालय और 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है। अभी सूचना और प्रसारण जो मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव, इन्होंने ही जानकारी दी है कि इन स्कूलों को बनाने के लिए
8,232 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें से केंद्रीय विद्यालयों के लिए तो 5,872 करोड़ रुपीस और नवोदय विद्यालयों के लिए 2,360 करोड़ रुपीस आवंटित किए गए बजट रखा गया है। अच्छा, अब किन किन राज्यों में कितने खुलेंगे तो मैंने आपके सामने लिस्ट लगा दी, आप देख सकते हो। अगर आपका भी इनमें कोई राज्य है तो वो भी आप देख सकते हो कि आपके राज्य में कौन कितने खुलेंगे। ये जो नवोदय विद्यालय योजना है, देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत नवोदय विद्यालय योजना को मंजूरी दी गई थी। तो इस योजना के माध्यम से राज्यों में आवासीय विद्यालय यानी कि रेजिडेंशियल स्कूल के रूप में नवोदय विद्यालय खोले जाने की बात कही गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना था। तो ध्यान रखना ये डेटा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं क्या, अभी दिसंबर 2024 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन कहां किया? तो आंसर हो जाएगा जयपुर में। तो अभी 9 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की कैपिटल जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया। ये समिट 3 दिनों तक चलेगा और इसमें 32 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने यहीं पर राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी उद्घाटन किया है, तो ये भी ध्यान में रखना। चलो इसी के साथ 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको और रिवाइज करवा दूं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। जैसे कि अभी पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन हुआ लखनऊ में, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में, दूसरा ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट हुआ नई दिल्ली में जिसका उद्घाटन हमारे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने किया, ऑर्गेनाइज किया फसाई ने। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का आयोजन हुआ दुबई में, समिट ऑफ फ्यूचर का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ, तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया समिट हुआ भारत में, नई दिल्ली में हुआ। ये भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है जिसमें भागीदार देश जापान है और फोकस कंट्री है वियतनाम और ईरान। चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। पहला आरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ जिसका उद्देश्य है आयुर्वेद को बढ़ावा देना। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन हुआ नई दिल्ली में, ये एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी इवेंट है। औषधि विनियामक प्राधिकरणों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज का आयोजन भारत में हुआ नई दिल्ली में, पहली बार भारत ने इसको होस्ट किया था। तो ये भी 10 इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पाकिस्तान पुलिस में नियुक्त किए जाने वाले पहले हिंदू अधिकारी कौन बन गए? तो आंसर होगा राजेंद्र मेघवार। तो राजेंद्र मेघवार ये पाकिस्तान पुलिस में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू अधिकारी बन गए हैं। सिंध के एक आर्थिक रूप से पिछड़े इलाके से आते हैं राजेंद्र मेघवार और सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करके फैसलाबाद के गुलमर्ग क्षेत्र में सहायक पुलिस अधीक्षक ASP ये बन गए हैं। नाम है राजेंद्र मेघवार। एक नाम ये है मरियम नवाज, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री ये बनी थी। और एक सरदार रमेश सिंह अरोड़ा भी नाम आपने सुना होगा, इसी पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री ये बने थे। वैसे हेलेन मैरी रॉबर्ट्स हमने पढ़ा, पाकिस्तानी सेना की पहली अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर ये बनी थी। और आलिया नीलम पाकिस्तान में किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस ये बनी थी। और कौन सा हाईकोर्ट? लाहौर हाईकोर्ट में। बाकी ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। और एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूं, आज सितंबर महीने का सुपर फास्ट रिवीजन आने वाला है, उसी में क्विज और PDF के बारे में आपको बताऊंगा। तो जिन्हें वीडियो पसंद आएगा उनको वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। तो देखते रहिए, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए। चलो मैं कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। अच्छा, डेली वाले सेशन की तो PDF आपको पता ही है कहाँ मिलती है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता दूं, टेलीग्राम पे भी मिलती है, अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे भी मिलती है। वहीं पे इनकी प्रैक्टिस के लिए इनके टेस्ट करवाए जाते हैं फ्री में क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। उसे आप गूगल के प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलो अभी कल का रिविजन करवाता हूँ। तो देखो, पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि अभी अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता। फिर पूछा वेगा सी रॉकेट से कॉपरनिकस सेंटिनल-1C उपग्रह को किसने लॉन्च किया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। फिर पूछा चर्चा में रहा दृष्टि 10 स्टारलाइनर क्या है? ये एक ड्रोन है। फिर पूछा विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर।
दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया? चाइना ने। और अभी सभी होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस खाने पर किसने प्रतिबंध लगा दिया? असम ने। भारत के किस पड़ोसी देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर कर दिए? नेपाल ने। और हमारे जो ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने कहां पर ऊर्जा वीर योजना शुरू की? विजयवाड़ा। अभी 6 दिसंबर को मनाए गए महापरिनिर्वाण दिवस का संबंध किससे है? BR अम्बेडकर जी। और आखिरी प्रश्न था, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने नैनो बबल टेक्नोलॉजी लॉन्च की तो दिल्ली में। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो सही उत्तर होगा रवि अग्रवाल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।